नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर्व की धूम। हरिद्वार में गंगा घाट पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त। धामी सरकार बनाने जा रही कड़ा कानून। नकल करने और कराने पर होगी उम्र कैद की सजा। भूदसाव से तहस नहस हो रहा जोशीमठ। नहीं थम रहा दरारों का दायरा। घरों के लगातार आ रही दरारों का दहशत और उजड़ रहे लोगों के आशियाने। खतरे की जद में आए होटलों के ध्वस्तीकरण का कार्य तीसरे दिन भी जारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से 2 और होटल भूदसाव की वजह से झुके। रोपवे में प्लेयर में आई दरार। राजधानी देहरादून और हरिद्वार सहित मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट तो मसूरी, धनौल्टी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। और अब खबरें विस्तार से। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। नकल कराने और करने वालों पर अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं इससे अर्जित संपत्ति सरकार के अधीन होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट में उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक अगली कैबिनेट बैठक में लाने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि कड़ा नकल विरोध कानून लाने पर सहमति बनी है, जिसे अगली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं लाइव एसएन पंत, हमारे ब्यूरो चीफ। एसएन पंत जी हमारे साथ फोनों पर जुड़ चुके हैं। तो एसएन पंत जी, नकल की खबरें, जो पेपर लीक मामले हैं, उनकी खबरें लगातार सामने आ रही है उत्तराखंड में भी। तो इसको लेकर कड़ा कानून बनने जा रहा है। हालांकि कानून पहले भी हैं, लेकिन अब एक और कानून बनने जा रहा है। तो ये कानून कितना प्रभावी साबित होगा? बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ उनकी सरकार काम कर सके। उनको जब से मुख्यमंत्री पद संभालने का मौका मिला, उसके बाद उन्होंने एसटीएफ को मजबूत करने का काम किया है। और एसटीएफ में मजबूत होते ही यूके SSSC में जिस प्रकार से नकल कराने वाले माफियाओं का गिरोह का भांडाफोड़ किया और एक के बाद एक गिरफ्तारियां करके ये बता दिया कि नकल विरोधी कानून की आवश्यकता उत्तराखंड में सबसे जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो पूरा करप्ट हो चुका है और सिस्टम को खत्म करने के लिए राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में जो पिछली कैबिनेट हुई थी, उस कैबिनेट में नकल को रोकने के लिए एक मजबूत कानून लाने की पैरवी की गई। जो पूरी कैबिनेट है उस पर सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके अलावा तमाम विभागों को एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये रखी गई है कि उस कानून को इतना मजबूत बनाया जाएगा, जो परीक्षार्थी अगर नकल करता पकड़ा जाता है या फिर जो किसी रैकेट में इस्तेमाल होकर के पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध को करता है, तो उसको चार्जशीट होने पर 5 साल तक वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा नहीं बन पाएगा, यानी वो 5 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे पाएगा। पहला बिंदु उसमें ये लिया गया है। दूसरा बिंदु ये लिया गया है कि ऐसे माफिया, ऐसे इस तरीके से काम करने वालों गिरोह को या फिर उन परीक्षार्थियों को जो इस तरीके जिनके ऊपर चार्जशीट हो जाती है और दोषी पाए जाते हैं, उनको उम्र कैद की सजा होगी इस कानून के प्रावधान के अनुसार। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा और सबसे बड़ी बात है, उनकी जो संपत्ति होगी उस
को कुर्क किया जाएगा, यानी कुर्की के आदेश उसको दिए जाएंगे। इन तमाम बातों को इस कानून में रखा जा रहा है और उस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मुख रखा जाएगा। यानी उत्तराखंड में जिस प्रकार से पहले आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार और जो परीक्षार्थी हैं या परीक्षाएं हैं वो यूके SSSC के जरिए हो रही थी और उनमें धांधली हुई थी। उसके बाद लोक सेवा आयोग के जरिए पटवारी की परीक्षा कराई गई और उस परीक्षा में भी एक बार फिर से नकल हावी रही और धांधली हुई है, जिसको लेकर ये मजबूत कानून लाने की पैरवी अब सरकार कर रही है। जी, एसएन पंत जी, इसी के साथ में जो ये कानून लागू होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस कानून के आ जाने से क्या कुछ इस पे इन नकल गिरोह पे रोक लग पाएगी? क्या ये इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट कर पाएगा ये कानून? देखिए, किसी भी चीज को मजबूत करने के लिए या कानून को मजबूत करने के लिए उसको एक प्रारूप देने की आवश्यकता है। और प्रारूप ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले था, लेकिन इतना सशक्त नहीं था कि जिस तरीके से अगर किसी परीक्षार्थी को 5 साल के लिए परीक्षा में बैठने पर बैन लगा दिया जाए या आजीवन बैन लगा दिया जाए, उसको उम्र कैद की सजा हो जाए, तो इसका एक डर उन तमाम नकल माफियाओं के अंदर जरूर बढ़ेगा कि उनको लगेगा अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर वो दूसरी बार इस रैकेट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो ये बड़ी मजबूत पैरवी राज्य सरकार करने जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कानून बनने के बाद धरातल पर 100% इम्प्लीमेंट बड़े सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, या फिर वहां पर भी कोई ना कोई लूप होल छोड़ करके जो नकल माफिया है उनको बचने के एक रास्ता दिया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जब कानून आएगा उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके के ये बिंदु धरातल पर उतर पाते हैं। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मकर संक्रांति का पावन पर्व हिंदू धर्म में लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाता है और इसलिए ही इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत सी जगह पर इसे खिचड़ी और उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व रहता है। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके लिए हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में पावन डुबकी लगाई और डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने व्यवस्था का पूरा जिम्मा संभाल रखा है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन का पहरा है और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। तो वहीं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी पहले से सभी तैयारियां कर ली गई है। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला पंचायत द्वारा आयोजित पौराणिक माघ मेला बड़ा हाट का थोलू का उद्घाटन क्षेत्र के आराध्य देव, कंडार देवता और हरि महाराज के ढोल और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर कलाकारों के द्वारा माघ मेला मंच पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। आपको बता दें कि पिछले 2 साल कोरोना से महामारी के कारण ऐतिहासिक पौराणिक माघ मेले का आयोजन नहीं हुआ था। इस वर्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी के द्वारा भव्य पौराणिक मेले को भव्य रूप दिया गया है। ये माघ मेला 14 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलियावाण ने कहा है कि इस बार माघ मेले को स्वास्थ्य और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य भगवान के प्रवेश करने का पर्व मकर संक्रांति जहां केरल में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं उत्तर भारत में ये पर्व उत्तरायणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश के उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में जगह जगह उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया। काशीपुर में भी इस मौके पर मां चामुंडा देवी मंदिर परिसर में हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्तरायणी मेला महोत्सव का आयोजन किया गया।
मां चामुंडा देवी मंदिर परिसर में आयोजित उत्तरायणी मकर संक्रांति मेले में हल्द्वानी से आए कलाकारों के साथ स्थानीय विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों के कलाकारों के साथ साथ स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। दिनांक 14 जनवरी 2023 में कोरोना से 2 साल मुक्त होने के बाद हमने उत्तरायणी मकर संक्रांति मेले का मंदिर मां चामुंडा देवी मंदिर परिसर में किया। इस कार्यक्रम में हमने हल्द्वानी की टीम, सांस्कृतिक कार्यक्रम की, छोलिया नृत्य बागेश्वर की और हमारे यहाँ बलराम प्रजापति की टीम को उनको निमंत्रण दिया। इसके अलावा हमने 5 स्कूलों को भी जो इसमें कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनको भी निमंत्रण दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कॉलोनी में 5-6 टीमें हैं बच्चों की, वो भी इसमें जो है भाग ले रहे हैं। हम लोग हल्द्वानी से आए हैं और हम उपमा कल्चर आर्ट की तरफ से आए हैं और अब तक हम काफ़ी जगह जगह प्रोग्राम कर चुके हैं, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गुजरात। सौभाग्य की बात है और आज सूर्य देव उत्तरायण के में प्रवेश करते हैं और दूसरा क्या है कि हम ऐसे प्रदेश के रहने वाले हैं जहां वास्तव में देवी देवताओं, ऋषि मुनियों का प्रदेश रहा है और इस संस्कृति की रक्षा में सारे लोग लगे हैं। सब लोगों की आहुति इसमें पड़ती है और माँ चामुंडा को तो बहुत आशीर्वाद है। इस काशीपुर को सारी जनता वास्तव में चामुंडा की बहुत भगत है और माँ चामुंडा भी सबकी इच्छा की पूर्ति करती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हर युवा के हाथ रोजगार होगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा। समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। समूह के थ्रू हमें मतलब पहचान दी कि हम कुछ कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है ITI में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना। PM सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार।
प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की में बिजली विभाग की कमी लोगों पर भारी पड़ गई। रुड़की के कृष्णानगर की गली नंबर 12 में हाई वोल्टेज के चलते कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूंक गए, जिससे काफी नुकसान हो गया, जिसमें गीजर, एलसीडी, बिजली की वायर सहित तमाम उपकरण जल गए। इतना ही नहीं, वोल्टेज इतने हाई थे कि खिड़कियों पर लगे कांच के शीशे भी टूट गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 50 घरों में हाई वोल्टेज के कारण नुकसान हुआ है। इस नुकसान को लेकर गली के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इतनी जोर से फाल्ट हुआ कि मैं डर गई और डर के लेके बच्चों को लेके बाहर भागी और देखें तो सारे में आग जल रही, पूरा लपालप आग जल रही सब माँ। और छोटे छोटे बच्चे लेके हम चिल्ला रहे हैं बाहर जाके, तो सब लोग आए कहे क्या हुआ क्या हुआ। हम कहा भाई ब्लास्ट होएगा। हमारे घर में लाखों रुपया के सारे तार बैठ गए, कोई नहीं आया, देखने भी नहीं आया, लाइट के तो बात छोड़ दिया। इसमें मैं 5:30 बजे अपनी जॉब से आया हूँ। जॉब से आने के बाद मैंने अपना फ्रेश हुआ, लाइट ऑन करी है। लाइट ऑन करने के बाद यहाँ पे एक फॉल्ट हुआ है बहुत बड़ा बम के टाइप का। उसके बाद यहाँ पे हल्ला हो गया बहुत ज़्यादा, हमारे सारा पूरे घर फट गया है। बराबर वालों में यहाँ पे 30-40 घरों में इतना तगड़ा फॉल्ट हुआ है, सबका नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी शायद भरपाई भी नहीं हो पाएगी। ये बिजली विभाग की लापरवाही है और किसकी लापरवाही है बताइए। ये वायर जा रही है 11,000 की लाइन, इससे क्या उन्होंने दे रखा है बता दीजिए। मीटर देख लीजिए किस क्वालिटी के हैं। यहाँ पर बिल आता है हमारा, पहले 500 रुपये महीना आया, फिर 1000 आया, उसके अगले महीने में 1400, फिर 2800, फिर 3700, ऐसे बढ़ता जाता है। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त चारों तरफ से खतरे की जद में है। देर रात जोशीमठ के सिंघधार वार्ड संख्या 4 में एक परिवार का आशियाना पूरी तरह से खतरे की जद में आ गया। बता दें कि यहां देर रात से ही मोटी मोटी दरारें आना शुरू हो गया है, जिस कारण से अब ये घर कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकता है। पीड़ित परिवार ने आशियाना छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवारों की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि जहां पर यह आशियाना क्षतिग्रस्त हुआ है, ठीक उसी जगह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी गुजरता है और यहाँ पे घर क्षतिग्रस्त हुआ है। ठीक उससे कुछ ही दूरी पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल भी बने हुए हैं, जिसमें भी मोटी मोटी दरारें आ गई है। अब रेस्टोरेंट और होटल खाली होने की कगार पर है। कमरे हैं 11 के 11 मेरे पूरे फटे हुए, जिसमें से कि 8 कमरे तो मेरे पूरे खत्म हो चुके हैं। शासन के द्वारा अभी तो कोई आश्वासन नहीं दिया ही है। बस ये है कि 50,000 रुपये तो मैं सामान शिफ्टिंग कर, 1 लाख रुपये तो मैं जाने का दिया जा रहा। बस पूरा घर ही टूट चुका है और ये दिन प्रतिदिन, ये नहीं कि ये जो डीएम साहब के वक्तव्य हैं कि भाई जोशीमठ में दरारें आने बंद होंगी। मैंने कल ही यहाँ पे इस जगह पे मैंने एक पत्थर डाला था, आज वो पत्थर नीचे चले गए। सारे का सारा ये जो बिल्कुल हल्की हल्की दरारें थी बिल्कुल,
आज ये पूरा आर पार हो गया, पूरा टूट चुका है, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा टूट चुका है। पूरा होटल चले गया है, कुछ दरारें पड़ गई है, 4-5 का स्टाफ है और इनकी तनख्वाह भी निकालनी है। 20 लाख करीब, ये 20 लाख करीब नुकसान है पूरा। नहीं 10 दिन हो गया है, पहले हल्की थी, कल 3 दिन से बहुत बढ़ गई। जोशीमठ से मिल रहे ताजा आंकड़ों के मुताबिक घरों में दरारें भरने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला प्रशासन के जारी ताजा आंकड़ों में जिन घरों में दरारें पड़ी हैं उनकी संख्या 782 हो गई है। सरकार की तरफ से जोशीमठ में जांच कर रही 8 विशेषज्ञ टीमों की किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिस पर दलील भी दी जा चुकी है कि सरकार पहले से रिपोर्ट के तथ्यों को परखेगी, उसके बाद ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार जोशीमठ के लिए हर संभव मदद देने का प्रयास कर रही है। शुक्रवार को हुई धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के प्रभावी परिवारों को मदद देने के जो निर्णय लिए गए थे, उनके आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने लोगों को राहत पहुंचानी शुरू कर दी है। जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्य में अब तक 223 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है, जबकि 10 परिवारों को SDRF फंड से शिफ्ट करने के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। जोशीमठ में जो स्थिति है उसमें भवनों की संख्या, जिसमें सर्वे चल रहा था उसमें संख्या 782 हो गई है भवनों जिसमें दरारों का सर्वे हुआ है। जो वार्ड घोषित सुरक्षित घोषित किए गए 4 वार्ड है, वो कल बताया गया था आपको, उसमें असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 148 है। जो 4 वार्ड है उसमें जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 LPM हो गया है। तो ये एक शंका हम जाहिर कर रहे हैं कि जो बारिश हुई है उसके कारण ये डिस्चार्ज वाटर का थोड़ा बढ़ गया है फिर से। इससे एक और हम काइंड ऑफ गेस कर सकते हैं कि शायद सुपरफिशियल है। जो असुरक्षित क्षेत्र से परिवारों को विस्थापित किया गया, हटाया गया है, वो 223 संख्या हो गई है उसकी, और उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 754 हो गई है। बाकी स्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविर हैं, वो जोशीमठ में 615 कक्ष सुरक्षित किए गए हैं, उस 615 जिसकी क्षमता है 2190। जोशीमठ से ओली तक का सफर करीबन 16 किलोमीटर के दायरे में आता है और यहां विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी रोपवे चलती है। पर्यटक अधिकांश ओली तक रोपवे के सहारे ओली का दीदार करते हैं, लेकिन आजकल रोपवे पर्यटकों के लिए बंद हो चुका है। कारण है रोपवे का पहला नंबर का टावर खतरे की जद में आ चुका है। जहां पर रोपवे का पहले नंबर का टावर है, ठीक उसी जगह के नीचे से जमीन में दरारें आ चुकी है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल रोपवे को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब पर्यटक ओली का सफर फिलहाल वाहनों से कर रहे हैं। रोपवे के आसपास का इलाका कभी पर्यटकों से गुलजार रहा करता था, लेकिन आज यहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों के आशियाने तबाह हो रहे हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। पर्यटकों की आवाजाही पर यहां पर रोक लगा दी गई है। आपदाग्रस्त जोशीमठ के डेंजर जोन में भूधसाव के कारण खतरा बनकर होटलों को मलारी और माउंट व्यू के बहुमंजिला भवन गिराने का काम आज तीसरे दिन रविवार को भी जारी है। होटल के ऊपरी मंजिल की चौखटें निकाली जा गई है और हाईवे पर स्थित 2 और होटल भूधसाव की वजह से झुक गए हैं। वहीं हाईवे पर स्थित 2 और होटल कामेट लॉन्ज और स्नो क्रिस्ट भूधसाव के कारण झुक गए हैं और इन होटलों को खाली कराने का क्रम भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर कुछ दिन पहले भरी गई दरारें चौड़ी होकर फिर से उभर गई है।
पिछले 2 दिन से चमोली जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों के पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी हुई, जिस कारण से पहाड़ी एक बार फिर से बर्फ की चादर में ढक गई। आपको बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में आजकल लगातार ठंड से दस्तक दे दी है और लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए भगवान बद्री विशाल जी के धाम की, तो वहां पर भी 2 दिनों तक लगातार बर्फबारी देखने को मिली। वहीं बात करें हेमकुंड साहिब भगवान केदारनाथ धाम की और साथ में विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली की, तो यहां भी बर्फबारी देखने को मिली। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।